तो देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था जीएसटी में। जीएसटी में हम लोगों ने काफ़ी हद तक कवर कर लिया था। सारे शेड्यूल्स हमने पढ़ लिया था, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। फिर हम लोगों ने कंपोजिट और मिक्स सप्लाई भी स्टडी कर लिया था, जो कि अलग से था। आज से हम लोग को स्टार्ट करना था लेवी इन कलेक्शन ऑफ टैक्स का जो रूल है वो क्या है, उसको हम लोग को आज स्टडी करना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम उसको। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, लेवी इन कलेक्शन ऑफ टैक्स के अंडर द जीएसटी लॉ। सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड और आईजीएसटी shall be levied on all intrastate and interstate supply of goods and services at a specific rate। ये सबको पता है कि सीजीएसटी एसजीएसटी इंट्रास्टेट सप्लाई पे लगता है, आईजीएसटी इंटरस्टेट सप्लाई पे लगता है। अब इसमें सबसे पहली चीज जो हमको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, लेवी कलेक्शन ऑफ, यहाँ पे जो दिया है वो है सीजीएसटी। हम लोग को पहले जो लॉ पढ़ना है, देखो सीजीएसटी अगर हम लॉ की बात कर रहे हैं, जो लॉ बनाया गया है सीजीएसटी लॉ एक है, सिंगल है। आईजीएसटी लॉ भी सिंगल है। लेकिन अगर हम एसजीएसटी लॉ की बात करें तो एसजीएसटी तो बहुत सारे मल्टीपल हैं। जैसे यूपी जीएसटी अलग है, अगर स्टेट वाइज जीएसटी देखेंगे तो यूपी जीएसटी, दिल्ली जीएसटी, है ना। सबने जीएसटी अपना अपना बना रखा है, ठीक है। बिहार जीएसटी, इस तरीके से। अब अगर हम लोग बात करें किसकी, लेवी कलेक्शन ऑफ जीएसटी यानी सीजीएसटी हम लोग पढ़ने वाले, इसमें है क्या, एक मिनट। ओके, तो यहाँ पे सीजीएसटी की बात करते हैं, ये किस में लगता है। सीजीएसटी तभी चार्ज होगा, सीजीएसटी यानी सीजीएसटी एसजीएसटी के साथ लगता है ना। तो सीजीएसटी तभी लेवी होगा ऑन इंट्रास्टेट, जब भी कभी इंट्रास्टेट सप्लाई होगी, यानी यू कैन से लोकल सप्लाई होगी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, एक्सेप्ट ऑन द सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सबको पता है सीजीएसटी सब पे लग सकता है, लेकिन किस पे नहीं लगता, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। बिकॉज ये ना तो कभी जीएसटी, ये कभी जीएसटी के अंदर आने आएंगे ही नहीं। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि इस पे टोटल कंट्रोलिंग किसका होता है, स्टेट का होता है, ना कि सेंट्रल का। तो एक्सेप्ट ऑन द सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सीजीएसटी फिर से मैं बता दे रहा हूँ, सीजीएसटी इंटरेस्टेड सप्लाई पे लगेगा, किसको छोड़ करके, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को छोड़ करके। एट रेट नॉट एक्सीडिंग 20%, किसी भी तरीके से सीजीएसटी का रेट 20% से ज्यादा नहीं हो सकता, एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। तो किसी भी तरीके से सीजीएसटी का जो रेट है वो 20% से ज्यादा का नहीं हो सकता, ठीक है। ये चीज अब सॉल्व होता है सर लॉ में, कैसे ये चीज क्लियर है। अभी तो हम लोग बात करें 28% है, तो 28% में देखो आधा क्या है, 14% सीजीएसटी, 14% एसजीएसटी होता है। और अगर सीजीएसटी 20% है, एसजीएसटी भी 20 होगा, मैं दोनों मिल के हो जाएंगे 40%। किसी भी तरीके से यानी कि जीएसटी का रेट 40% ज्यादा नहीं हो सकता। ये लॉ में इन्होंने अपना बॉर्डर सेट कर रखा है। इस समय सीजीएसटी का हाईएस्ट रेट है 14%, 14%। 14% से ज्यादा सीजीएसटी लगती ही नहीं है। लेकिन लॉ में एक बॉर्डर सेट किया गया, किसी भी तरीके से कल को मान लो जीएसटी रेट बढ़ते भी किसी भी चीज पे, तो किसी भी तरीके से 20% से ज्यादा सीजीएसटी का रेट नहीं हो सकता। शैल बी पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन, जाहिर सी बात है जीएसटी देगा, सीजीएसटी कौन देगा, टैक्सेबल पर्सन। पेट्रोलियम क्रूड्स, पांच चीजें हैं। पहला पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये पांच चीजें हैं। शैल बी लेविड फ्रॉम द डेट एज में बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। ध्यान रखिएगा, ये पांच जो चीजें हैं, पेट्रोलियम क्रूड हो गया, हाई स्पीड डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, एविएशन टर्बाइन फ्यूल हो गया, इन सब चीजों के ऊपर इन सबको जीएसटी में शामिल तो कर लिया गया है, लेकिन फ्रॉम विच डेट जीएसटी इस पे लगेगा ये अभी क्लैरिफाई नहीं है। तो जीएसटी काउंसिल जब ये क्लैरिफाई करे तब से ये लागू होगा, फिलहाल तो अभी तक तो नहीं है। अभी तक जीएसटी नहीं लगता, अभी तक तो जो भी पुराने टैक्सेस है वही सारे लग रहे हैं। द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ the tax on which shall be paid on reverse charge basis by the recipient। और गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि किन गुड्स के ऊपर या किन सर्विसेज की सप्लाईज के ऊपर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा।
तो अब ये रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा किन चीज़ों के ऊपर, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है, कौन से गुड्स कौन से सर्विसेज के ऊपर। तो अब ये सवाल उठता है कि सर व्हाट इज रिवर्स चार्ज। तो रिवर्स चार्ज समझना है यहाँ पे हम लोग को है, आज का जो टॉपिक है घूम फिर के रिवर्स चार्ज है। ना रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है क्या, इसको कई लोग शॉर्ट में बोलते हैं क्या, शॉर्ट में बोलते हैं RCM। तो RCM अगर कोई अगर बोल दे तो इसका मतलब कुछ और नहीं है। RCM वो कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो नेटवर्क मार्केटिंग वाली की बात नहीं कर रहा हूँ। RCM मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म देखिए है क्या, यहाँ पे समझाया भी है। नॉर्मली द सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लायबल टू पे GST, एकदम सही है। नॉर्मली जो होता है सप्लायर की लाइबिलिटी होती है GST गवर्नमेंट तक पहुंचाए, है ना। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड चार्ज, इसको हम लोग फॉरवर्ड चार्ज कहते हैं। तो एक नया टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आया। तो ये फॉरवर्ड चार्ज किसे कहते हैं, कोई अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज फॉरवर्ड चार्ज, तो फॉरवर्ड चार्ज ये होता है कि नॉर्मली सप्लायर इज लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, यानी सप्लायर कस्टमर से टैक्स वसूलेगा, गुड्स का पैसा भी वसूलेगा, टैक्स का पैसा भी वसूलेगा। गुड्स का पैसा तो अपनी जेब में डाल ले, लेकिन हाँ जो टैक्स का पैसा है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाए, ये सप्लायर की जिम्मेदारी होती है, इसी को हम लोग फॉरवर्ड चार्ज कहते हैं। इन द केस ऑफ रिवर्स चार्ज द रेसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। इज दैट क्लियर। जबकि होता क्या है रिवर्स चार्ज में, यही चीज उल्टी है, नहीं गाड़ी उल्टी चलती है तो नहीं होता, गाड़ी में देखा होगा रिवर्स गियर होता है, जस्ट उल्टा सिस्टम, तो गाड़ी जस्ट उल्टी चलने लगती है। तो फॉरवर्ड चार्ज में आगे जाती है, नॉर्मली सप्लायर लाइबल टू पे टैक्स। और ये उल्टा कर दिया कि रेसिपिएंट को टैक्स देना पड़ेगा, गवर्नमेंट तक पहुंचाना होगा तब। रेसिपिएंट मतलब बायर, जो खरीदारी कर रहा है ना, वो अगर टैक्स उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाए कि भैया तुमको क्या करना है, तुम खरीदार हो, तुमको जो गुड्स का पैसा वो दुकानदार को दे दो और जो उसका GST का पैसा खुद ही जाके गवर्नमेंट को दो। तो जब ऐसा कोई सिस्टम हो जाएगा ना कि रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, देन दिस इज नोन एज रिवर्स चार्ज। बाकी यहाँ पे देखो पिक्चर में समझाया भी है। नॉर्मली GST पेमेंट प्रोसेस देखो होता क्या है, ये सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है ना। ये कौन है, रिसीवर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यानी रेसिपिएंट यू कैन से। ये सप्लायर है, यहाँ पे रेसिपिएंट बैठ है। अब सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ने क्या, गुड्स एंड सर्विसेज दी किसको, रेसिपिएंट्स को। फिर रेसिपिएंट ने क्या किया, गुड्स एंड सर्विसेज का पैसा तो दिया ही दिया, साथ में GST का पैसा भी दिया। अब GST का पैसा जो सप्लायर करेगी वो किसको दे देगी, वो गवर्नमेंट को पे कर देगी। दिस इज द नॉर्मल GST पेमेंट, इसी को हम लोग फॉरवर्ड चार्ज कहते हैं। व्हेन सप्लायर इज लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। GST payment in case of reverse charge. Now what is the GST पे रिवर्स चार्ज में देखो होता क्या है, सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसने गुड्स एंड सर्विसेज दे दिया। अब रेसिपिएंट को क्या करना है, रेसिपिएंट प्राइस ऑफ गुड्स तो सप्लायर को देगी और जो GST का पैसा है खुद ही जाके गवर्नमेंट को देगी। व्हेन द रेसिपिएंट, तो ये बहुत सिंपल सा डेफिनेशन बन जाता है, कोई आपसे पूछे व्हाट इज रिवर्स चार्ज, तो सिंपल सा बोलना है व्हेन द रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट इज नोन एज रिवर्स चार्ज। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये कुछ कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे क्या, सवाल उठता है कब ये रिवर्स चार्ज लगता है, कब रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, ये कब होगा। तो चलिए इसमें सबसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, सप्लाई फ्रॉम द अनरजिस्टर्ड डीलर टू रजिस्टर्ड डीलर। पहला इन्होंने केस बताया कि अगर कोई सप्लाई हो रही है अनरजिस्टर्ड डीलर के द्वारा, किसको दिया जा रहा है, रजिस्टर्ड डीलर। यानी मैं रजिस्टर्ड डीलर हो, तुम अनरजिस्टर्ड डीलर हो, तुमसे अगर मैं कोई सामान खरीद रहा हूँ तो तुम अनरजिस्टर्ड डीलर हो, तुम तो मुझसे GST चार्ज नहीं कर सकते। और चूंकि मैं रजिस्टर्ड डीलर हूँ तो मैं खुद ही GST का पेमेंट गवर्नमेंट को कर दूंगा। हालांकि इसमें देखो दे रखा है 30/9/2019 तक सस्पेंडेड था, अब तो आगे बढ़ गए, अभी भी लेकिन सस्पेंडेड ही है। ठीक है, तो अभी भी ये सस्पेंडेड ही है, मैं इसको लिख देता हूँ टिल टुडे, अभी तक तो ये सस्पेंडेड है। ये क्या था, अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर रजिस्टर्ड डीलर कोई अनरजिस्टर्ड डीलर अगर रजिस्टर्ड डीलर को कोई सामान बेचता है तो रजिस्टर्ड डीलर की जिम्मेदारी होती है कि वो खुद ही उसका टैक्स गवर्नमेंट को दे। ये किस सेक्शन के तहत है, अंडर सेक्शन 9 की सब सेक्शन 4। ओके, तो ये GST के सेक्शन के तहत इसको कवर किया गया है।
अब देखो यहाँ पे समझाया गया, अगर फिलहाल तो ये सस्पेंडेड है, लेकिन अगर होता तो कैसा होता, जरा देखो इसको, इसका रूल क्या बनाया गया था। इफ अ वेंडर, ठीक है ना, हु इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी सप्लाई गुड्स टू अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी, देन रिवर्स चार्ज वुड अप्लाई। ठीक है, अगर जो अनरजिस्टर्ड डीलर कोई सप्लाई कर रहा है किसी रजिस्टर्ड डीलर को, ठीक है, तो ये रिवर्स चार्ज लगेगा। दिस मीन्स दैट द जीएसटी विल हैव टू बी पेड बाय द रिसीवर टू द गवर्नमेंट इंस्टीड ऑफ सप्लायर, तो यानी कि जो रेसिपिएंट होगा उसकी जिम्मेदारी होगी गवर्नमेंट को टैक्स देने की। एन अनरजिस्टर्ड डीलर कैन नॉट मेक इंटर स्टेट सप्लाई, सबको पता है एक अनरजिस्टर्ड डीलर दूसरे स्टेट में जाके माल नहीं बेच सकता, दूसरे स्टेट से खरीद सकता है लेकिन दूसरे स्टेट में जाके बेच नहीं सकता। अगर दूसरे स्टेट में बेचना है, तुम अनरजिस्टर्ड डीलर हो तो तुम्हें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। दिस मीन्स रिवर्स चार्ज in this case will apply only in the case of intra-state supply by a unregistered dealer। मतलब तो आपको एक कॉमन सेंस लगाना चाहिए, जब अनरजिस्टर्ड डीलर दूसरे स्टेट में नहीं बेच रहा है, बेच सकता, यानी कि अनरजिस्टर्ड डीलर अपने लोकली सप्लाई कर रहा होगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई ही कर सकता है, बिल्कुल। अब रिवर्स चार्ज विल अप्लीकेबल ओनली इफ, रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल कब होगा, इफ द टोटल सप्लाई फ्रॉम द अनरजिस्टर्ड डीलर इज एक्सीड्स 5000 इन अ डे। अगर मैं अनरजिस्टर्ड डीलर हूँ, तुम रजिस्टर्ड डीलर हो, तुम मेरे से अगर एक दिन में 5000 से ज्यादा का सामान खरीदते हो, मैं अगर तुमको 5000 से ज्यादा का सामान बेचता हूँ, तब रिवर्स चार्ज लगेगा। मैं अनरजिस्टर्ड डीलर, तुम रजिस्टर्ड डीलर, यानी तुमने मेरे से कितने का सामान खरीदा, मान लो 4200 का सामान खरीदा, तब तो तुम्हें जीएसटी गवर्नमेंट को देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुमने यही सामान कितने का खरीद लिया, 5200 का खरीदा होता, मैं अनरजिस्टर्ड डीलर, मैंने तो बेच दिया 5200 का सामान, तुमने मेरे को 5200 दिए, 5200 के ऊपर जीएसटी कैलकुलेट खुद करो और जाके गवर्नमेंट को दो। तो यही था रिवर्स चार्ज। अब इसकी एक छोटी सी स्टोरी में बता दी सस्पेंड क्यों है। सस्पेंड इसलिए किया गया क्योंकि देखो रजिस्टर्ड डीलर कह रहा है यार अभी नॉर्मल जीएसटी तो समझ नहीं आ रही है, आप बैठ करके आप बोल रहे हो रिवर्स चार्ज भी दो, तो अभी पहले नॉर्मल चीज़ों पहले समझने दो। अब बैठ करके सामान, अभी तक तो हम जो सामान बेच रहे हैं उस पर हम जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे रहे हैं, और आप कह रहे हो कि कुछ अगर कहीं से खरीदारी करो तो उसका भी जीएसटी खुद ही कैलकुलेट करके दो। तो ये थोड़ा सा अभी सिस्टम समझने दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए। तो गवर्नमेंट ने टाइम देने के लिए फिलहाल इसको सस्पेंड कर रखा है, लेकिन ये ध्यान रखना है ये प्रोविजन में है गवर्नमेंट को, जैसे ही गवर्नमेंट देखती है कि हाँ मार्केट कंफर्टेबल होता है, वैसे ही ये जीएसटी चार्ज कर देगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये रिवर्स चार्ज मतलब एप्लीकेबल हो जाएगा सेक्शन 9 के सबसेक्शन 4। तो रिवर्स चार्ज का सबसे पहला केस क्या बनाया गया था, यही कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड डीलर सप्लाई करता है रजिस्टर्ड डीलर को, तो ऐसे में आरसीएम एप्लीकेबल होगा। इसको हम लोग टैली में भी पढ़ चुके थे। अब अगला पॉइंट, फिर अब गवर्नमेंट ने बताया कुछ सर्विसेज थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर कोई भी सर्विसेज दे रहा है, सर्विसेज थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, if an e-commerce operator supplies services, then reverse charge will be applicable to the e-commerce operator, he will be liable to pay जीएसटी। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये सब है ना, ये सब ई कॉमर्स ऑपरेटर ही तो है। तो ये लोग खरीद, देखो ये क्या होता है कि हम लोग सीधे सामान, हम क्या फिलिप्स का सामान खरीद रहे हैं, फ्लिपकार्ट का तो कोई सामान ही नहीं है, हमने फिलिप्स, हमने मान लो फिलिप्स का कोई इक्विपमेंट लिया, तो फ्लिपकार्ट क्या करता है, फिलिप्स से वो सामान खरीदता है और फिर हमें प्रोवाइड करता है, वो तो मीडिएटर की तरह है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सब मीडिएटर की तरह है। तो फ्लिपकार्ट जब फिलिप्स से वो प्रोडक्ट खरीदेगा, तो फिलिप्स को जीएसटी नहीं देने हैं, बल्कि कौन दे देगा, फ्लिपकार्ट खुद ही जीएसटी देगा। आप सभी को पता है फ्लिपकार्ट और अमेजन वाले छोटे छोटे दुकानों का भी सामान बेचते हैं, दुकानों से भी लेकर के, तो उस केस में वो दुकानों से जब सामान लेते होंगे तो उसका जीएसटी कौन दे देगा, खुद ई कॉमर्स ऑपरेटर ही देंगे। यानी कि मान लो यहाँ पे एक संजय स्टोर्स है, अब संजय स्टोर से मान लो फ्लिपकार्ट वालों को सामान सप्लाई कर रहा है, तो संजय स्टोर से अगर गोरखपुर से अगर कोई सामान ले रहा है, या चलो छोड़ो चौधरी स्वीट हाउस, सब लोग चौधरी स्वीट हाउस सबको पता है, मान लो किसी ने दिल्ली में बैठे बैठे चौधरी स्वीट हाउस भी मान लो फ्लिपकार्ट से कनेक्टेड है, किसी ने मिठाई का ऑर्डर दिया और फ्लिपकार्ट वाला जो गोरखपुर ये चौधरी से लेगा सामान, तो उस पर जीएसटी चौधरी को नहीं देगा, फ्लिपकार्ट वाला उसका जीएसटी खुद ही जमा कर देगा। यानी कि अगर सपोज करो मिठाई है 200 रुपये की 200 रुपये के ऊपर जीएसटी को चार्ज करता चौधरी, लेकिन इस केस में जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, सिर्फ 200 रुपये चार्ज करेगा और उसका जीएसटी खुद फ्लिपकार्ट गवर्नमेंट को पे कर देगा।
क्योंकि फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स ऑपरेटर है। तो फ्लिपकार्ट प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। फ्लिपकार्ट इज लाइबल टू पे जीएसटी एंड कलेक्ट इट फ्रॉम द कस्टमर इंस्टीड ऑफ द रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, क्योंकि देखो जब भी हम लोग फ्लिपकार्ट अमेजन से कोई भी सामान खरीद रहे होते हैं, तो सप्लायर तो वो कंपनी होती है जो रियल में सामान भेज रही है, और कस्टमर कौन होता है, हम लोग। तो हम लोग के बीच में मीडिएटर कौन है, फ्लिपकार्ट। लेकिन फ्लिपकार्ट को जिम्मेदारी दी गई उसी को जीएसटी गवर्नमेंट को देने की। इफ द ई कॉमर्स ऑपरेटर डज नॉट हैव अ फिजिकल प्रेजेंस इन टैक्सेबल टेरिटरी, लेकिन मान लो वो एक ऐसा ई कॉमर्स ऑपरेटर है जिसका फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में है ही नहीं। जैसे बहुत पहले अमेजन था, अमेजन का काम, अमेजन यहाँ पे सामान बेचता था, लेकिन इनका कोई अपना ऑफिस या कोई फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में नहीं था। देन अ पर्सन रिप्रेजेंटिंग सच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर फॉर एनी पर्पज विल बी लाइबल टू पे जीएसटी। तब ये करना होगा कि उसको किसी पर्सन को अपॉइंट करना होगा इस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को इंडिया में, जो कि सारी लाइबिलिटी को पे कर सके। इफ देयर इज नो रिस्पेक्टिव, द ऑपरेटर विल अपॉइंट अ रिप्रेजेंटेटिव who will be held liable to pay GST। और अगर सपोज को ऐसा कोई बंदा नहीं है इंडिया में अमेजन का, तो अमेजन को क्या करना होगा, ऐसा कोई रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना होगा जो कि सारा जीएसटी का लाइबिलिटी का पेमेंट करे। एग्जांपल में देखो अमेजन ही दिया है, अमेजन विच रन्स इट्स ई कॉमर्स ऑपरेटर ई कॉमर्स बिजनेस फ्रॉम अमेरिका should appoint a person in India and apply for GST registration provided that the threshold exemption is not available। सबको पता है, मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया था कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं होती है। अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर बन रहे हो, आपको तुरंत इमीडिएटली यू हैव टू टेक द रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी। ठीक है, पहला सबको पता हो गया। अगर अनरजिस्टर्ड डीलर रजिस्टर्ड डीलर को कोई सप्लाई करता है तो वहाँ पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है। अगर कोई भी गुड्स हम लोग ई कॉमर्स ऑपरेटर भी रिवर्स चार्ज के तहत आता है। अब हम लोग थर्ड की बात करेंगे, सप्लाई ऑफ स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज। तो थर्ड कंडीशन है कि कुछ स्पेसिफाइड गुड्स और स्पेसिफाइड सर्विसेज, यानी कि जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है, जीएसटी काउंसिल ने स्पेसिफाई किया है, जिसपे रिवर्स चार्ज लगना ही लगना है। और ये है सेक्शन 9 के सबसेक्शन 3। अब जरा ध्यान रखिएगा, सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पे देखो गुड्स की बात कर रहे हैं हम लोग सबसे पहले। तो गुड्स है, सप्लायर ऑफ गुड्स कौन होता है, रेसिपिएंट ऑफ गुड्स कौन होता है। आप सभी को पता है सप्लायर को जीएसटी नहीं देनी है, जीएसटी किसको देनी है, रेसिपिएंट को। जैसे सबसे पहला प्रोडक्ट हो गया कैस्यू नट यानी काजू, नॉट शिल्ड एंड पिल्ड। तो उस केस में क्या होगा, सप्लायर तो एग्रीकल्चरिस्ट है, एग्रीकल्चरिस्ट उसको पैदा करता है, इसके बाद बेचता कंपनियों को है। जैसे एनाइस करके कंपनी है, एनआईसी करके, और भी बहुत सारी इस तरह की कंपनियां हैं जो काजू खरीदती होंगी, इन्हें एग्रीकल्चरिस्ट है, उसकी पैकेजिंग करके उसको बेचती हैं। तो जीएसटी किसको देना होगा, इन रेसिपिएंट्स को देना होगा, जो एग्रीकल्चरिस्ट है वो कैस्यू नट्स खरीद रही है। नाउ बीड़ी रैपर लीव्स या टेंडू लीव जिसको हम लोग कहते हैं, जो बीड़ी का जो पत्ता होता है, उसकी भी पैदावार कौन करता है, एग्रीकल्चरिस्ट। बेचता किसको है, कंपनीज को या जिसको भी, जो भी वो बना रही है बीड़ी। तो वो रजिस्टर्ड पर्सन इज लाइबल टू पे जीएसटी। टबैको लीव्स हो गया, तंबाकू की जो पत्तियां होती हैं, एग्रीकल्चरिस्ट अगेन कौन देगा, रजिस्टर्ड पर्सन जो भी उनसे खरीदारी करेगा। सिल्क यार्न, सबको पता है सिल्क के जो कीड़े होते हैं उससे सिल्क का पैदा, सिल्क बनाया जाता है जो भी है। तो एनी पर्सन हु मैन्युफैक्चर सिल्क यार्न फ्रॉम रॉ सिल्क, है ना, तो उससे जो भी वो खरीदता होगा ना, जो कंपनी, उसको जीएसटी देना पड़ेगा। यहाँ पे कंप्लीट किया, सिल्क वॉर्म कुकून्स, कीड़े होते हैं कुकून्स, फॉर सप्लाई ऑफ सिल्क यार्न। छोड़ो, सप्लाई ऑफ लॉटरी, हाँ ये अब नया टॉपिक है। अभी तक तो एग्रीकल्चरिस्ट की बात हो रही थी, अब सप्लाई ऑफ लॉटरी। आप सभी को पता है यूपी में आई थिंक लॉटरी नहीं चलती, लेकिन महाराष्ट्र में कई सारे स्टेट है जहाँ पे अभी भी लॉटरी सिस्टम है, वहाँ लॉटरी अभी भी चलती है, लॉटरी में निकलती भी है। स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी लॉटरी इशू करती है। नॉर्मली स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, ये लोग लॉटरी इशू करते हैं। अब इनसे कौन खरीदता है, लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर या फिर सेलिंग एजेंट, और इनसे हम लोग खरीदते हैं लॉटरी। तो ध्यान रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट से या यूनियन टेरिटरी से या लोकल अथॉरिटी से कौन खरीद रहा है, लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर्स खरीद रहे हैं। तो लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर विल लाइबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। और रॉ कॉटन, रॉ कॉटन सब लोग समझते हैं।
तो रॉ कॉटन वो जो रुई होती है, अब वो एग्रीकल्चरिस्ट तैयार करेगा, लेकिन जीएसटी कौन देगा? जो भी एनी रजिस्टर्ड पर्सन जो उससे खरीद रहा होगा। यूज्ड व्हीकल, यूज्ड व्हीकल सब लोग समझ रहे हो, या सीज्ड हो गया, या कन्फिस्केटेड गुड्स हो गया, ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स, वेस्ट, स्क्रैप, ये सब जो बिकता है सबको होता है यूज्ड व्हीकल का मतलब वही हो गया। जैसे सुमेर सागर पे गोरखपुर में अगर जाओगे तो बहुत सारी बाइक्स होते हैं ना, सेकेंड हैंड बाइक्स बिकते हैं। और फिर क्या हो गया? सीज्ड या कन्फिस्केटेड गुड्स, कोई अगर सामान जब्त कर लिया गया बाद में कम गवर्नमेंट उसको नीलाम करती है। या ओल्ड या यूज्ड गुड्स या वेस्ट स्क्रैप, कूड़ा, उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, जो भी अच्छा यूज्ड व्हीकल यहाँ पे उनकी बात हो रही है जो गवर्नमेंट इशू करती है। यूज्ड व्हीकल है, सीज्ड या कन्फिस्केटेड गुड्स है। कन्फिस्केटेड मतलब जब्त किया हुआ, गवर्नमेंट ने कोई गुड्स जब्त किया तो बाद में उसको तो बेच करके उसको पैसा निकालना होता है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी अगर इस तरह का कोई भी गुड्स, व्हीकल, ये सब जो भी, सुमेर सागर वाला पॉइंट छोड़ दीजिएगा वो गलत है। तो यूज्ड व्हीकल, या जैसे गवर्नमेंट के पास, इन सभी गवर्नमेंट के पास कोई यूज्ड व्हीकल है पड़ा हुआ, अब वो उनको हटाना चाहती है। या सीज या कन्फिस्केटेड गुड्स है जो जब्त किया गया है। ओल्ड एंड यूज्ड व्हीकल है, यूज्ड गुड्स है, या वेस्ट स्क्रैप है, इनका कोई कूड़ा पड़ा वो ये लोग बेच रहे हैं। तो किसको बेचते हैं? जो भी रजिस्टर्ड पर्सन को बेचते हैं उसकी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने की। अब क्या है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता दूं, गोरखपुर का एग्जांपल दे दे रहा हूँ। जैसे आपको बता दूं, यहाँ पे एनी रेलवे, यहाँ पे पता है गोरखपुर जंक्शन है। अब यहाँ पे आपने सुना होगा जालान, जालान कंपनी, जालान सरिया। तो जालान सरिया पता है किससे बनता है? रेलवे के स्क्रैप से बनता है। रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। तो रेलवे जो अपना स्क्रैप, यानी जो जो वैगन हो गया, यानी जो बोगी हो गई, वो सब पुरानी हो जाती है तो उसको बेच देता है। और जो बेचता है तो इस तरह के जैसे कि जालान सरिया वाला ये लोग खरीद लेते हैं। फिर उसी वेगन को या लोग जो भी स्क्रैप को वो लोग गलाते हैं, उससे ये लोग सरिया बनाते हैं। ठीक है, जालान वाली की मैं बात बता रहा हूँ स्पेस पे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जब उस रेलवे ने इनको बेचा होगा, इसको बेचा होगा जालान को, तो जालान विल लाइबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट। अब हम लोग बात करेंगे इम्पोर्ट ऑफ गुड्स की। अगर हम इंपोर्ट करते हैं, अ पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, हम कहाँ से खरीद रहे हैं इंपोर्ट? दूसरी कंट्री से। मान लो मैंने अमेरिका से कोई सामान मंगाया है, तो इम्पोर्टर विल लाइबल टू पे जीएसटी। भाई जो अमेरिका में रहता है वो तो जीएसटी इंडिया का देगा नहीं। तो जो मंगा रहा है, मान लो गोरखपुर का बंदा मंगा रहा है, तो गोरखपुर का जो बंदा है वो लाइबल होगा टैक्स पे करने के लिए, यानी इम्पोर्टर लाइबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। तो ये हम लोगों ने गुड्स कवर कर लिए। एक बार फिर से मैं आरसीएम बता दे रहा हूँ। आरसीएम का मतलब क्या होता है? व्हेन रेसिपिएंट इज लाइबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। पहला केस सबको क्लियर हो गया, अनरजिस्टर्ड डीलर, अगर कोई सामान किसको बेचता है? रजिस्टर्ड डीलर को, तब तो जीएसटी लगती है, लेकिन हाँ फिलहाल वो सस्पेंडेड है। जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, तो जो भी खरीदेगा, जो भी सर्विसेज देगा, ठीक है ना, जो भी सॉरी गुड्स खरीदेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लाइबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। सप्लाई ऑफ स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज, स्पेसिफिक गुड्स में काजू हो गया, बीड़ी रैपर हो गया, टोबैको, सिल्क यार्न हो गया। सप्लाई ऑफ लॉटरी हो गया, रॉ कॉटन हो गया, यूज्ड व्हीकल, सीज्ड या कन्फिस्केटेड गुड्स हो गया, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ये 8 चीजें किस में आती है? रिवर्स चार्ज में आती है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? सर्विसेज की। अभी तक गुड्स की बात कर रहे थे जो रिवर्स चार्ज में आ रहा था, अब हम लोग किसकी बात करेंगे? सर्विसेज की। अभी तक गुड्स वाले तक के केस में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। चलिए, मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन नहीं है, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, कह रहे थे कि जब कोई अनरजिस्टर्ड होता है, जो रजिस्टर्ड पर्सन होता है खरीदेगा माल, और 5,000 से ज्यादा का अगर खरीदता है तो टैक्स लगता है। अगर 5,000 से कम का माल खरीदता है तो सर उसका टैक्स कौन देगा? नहीं, तो फिर गवर्नमेंट ने छोड़ रखा है, उसको एग्जाम्प्ट कर रखा है, कोई नहीं छोड़। ठीक है। ठीक। 5,000 रुपये से ज़्यादा का अगर अनरजिस्टर्ड से सामान अगर हम खरीदेंगे, तब हमारी लाइबिलिटी बनेगी, उसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को पे करने की। उससे कम का होगा तो फिर नहीं, एग्जाम्पल है। ओके इन अ डे। हाँ एग्जैक्ट इस तरीके से। ठीक है ना। तो ये तो केस है, लेकिन आप सभी को पता है फिलहाल ये लॉ सस्पेंडेड है।
यस सर। अब हम लोग बात करेंगे सर्विसेज की, कौन कौन सी सर्विसेज है जो रिवर्स चार्ज में आती है। जहाँ पे वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको जीएसटी नहीं देनी होगी, जो सर्विसेज रेसिपिएंट होगा, जो सर्विसेज ले रहा है, उसकी लायबिलिटी होगी गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने की। सबसे पहले है जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। नीचे देख रहे होगे ये पिक्चर बनाया गया है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तो पहले तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को समझ लो। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी होती क्या है? एनी पर्सन हु प्रोवाइड सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड एंड इशूड कंसाइनमेंट नोट। जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने की सर्विसेज देता है, अच्छा, बाय रोड देता है, वो भी क्या इशू करता है? कंसाइनमेंट नोट इशू करता है। ठीक है, उसे हम लोग जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी में डालते हैं। इंडिविजुअल ट्रक टेम्पो ऑपरेटर हु डू नॉट इशू कंसाइनमेंट नोट, वो लोग कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं। याद होगा आप लोग ने वाउचर्स पढ़ा था, वाउचर्स में कंसाइनमेंट नोट थे, उसके 5 कॉपीज होते थे, सबसे बड़ा वही था। कंसाइनमेंट नोट मतलब वो इशू होता था कि कहाँ से गुड्स कहाँ जा रहा है, इसका पूरा डिटेलिंग होता था। तो अगर आप गुड्स को बाय रोड ले जाते हो और कंसाइनमेंट नोट इशू करते हो तो आपको गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी बोला जाता है। और इंडिविजुअल ट्रक टेम्पो ऑपरेटर्स को हम लोग चूँकि वो लोग कंसाइनमेंट नोट तो इशू नहीं करते, जैसे आपको कोई इधर से उधर सामान ले जाना है, यहाँ पे बहुत सारे ट्रक वाले ट्रांसपोर्ट नगर में बहुत सारे ऐसे भी आपको मिल जाएंगे जो बिना कंसाइनमेंट नोट के, या टेम्पो वाले ऐसे मिल जाते हैं जो टेम्पो वाले सामान इधर से उधर आपको पहुंचा देंगे, कोई कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करते, तो उनको तो हम जीटीए में डालेंगे ही नहीं, पहली चीज़। तो पहले तो आपको ये समझना होता है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी होता कौन है, तो ये तो समझ में आ गया। अब सप्लायर ऑफ सर्विसेज, भाई जीटीए है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, वो गुड्स सप्लाई कर रही है, इधर से उधर वो पहुंचा रही है आपका सामान। तो अब उनसे जो सर्विसेज लेगा ना, रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज, एनी फैक्ट्री, कोई फैक्ट्री वाला उनसे सर्विसेज ले रहा होगा, कोई सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्टर्ड पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, इन्हीं को जीएसटी देनी होगी। मान लीजिए मैं फैक्ट्री वाला हूँ, मैं जीटीए से बोलता हूँ मेरा गुड्स लखनऊ भेजना है, गोरखपुर से, तो उसने बोला सर इतना भाड़ा दो, तो सिर्फ भाड़े का पैसा मैं उसे दूंगा, सिर्फ भाड़ा ही दूंगा, भाड़ा के ऊपर जो जीएसटी का पैसा है, जीएसटी मैं खुद ही गवर्नमेंट को दे दूंगा। नाउ सेकेंड पॉइंट, लीगल सर्विसेज बाय एडवोकेट। ये भी ध्यान रखिएगा, लीगल सर्विसेज बाय एडवोकेट, एडवोकेट की सर्विसेज को पूरी तरह से रिवर्स चार्ज में इसको भी रखा गया है। ठीक है, एंड इंडिविजुअल एडवोकेट, एंड इंडिविजुअल एडवोकेट समझते हैं, इंडिविजुअल एडवोकेट जैसे वो बहुत सारे इंडिविजुअल एडवोकेट्स होते हैं, इवन फर्म्स ऑफ एडवोकेट, जैसे सीए फर्म होती है ना, वैसे एडवोकेट्स की भी फर्म्स होती है जहाँ पे कई एडवोकेट्स होते हैं, 2-3 एडवोकेट्स मिल करके अपनी फर्म बना लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये सभी सप्लाई सर्विसेज अपनी दे रहे हैं, एनी बिजनेस एंटिटी, किसी बिजनेस एंटिटी को लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, भारत में जो भी है, मान लीजिए कोई एडवोकेट है, वो किसी कंपनी का केस लड़ रहा है, तो एडवोकेट जो है ना वो सिर्फ अपनी फीस चार्ज करेगा, कंपनी भी उसको सिर्फ फीस ही देगी, और फीस के ऊपर जो भी जीएसटी का पैसा है वो कंपनी खुद गवर्नमेंट को दे देगी। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर मुसाफिर सिंह इशूड अ बिल ऑफ ₹20 लाख। मान लो मुसाफिर सिंह बिल इशू कर रहे हैं 20 लाख का टू टाटा एंड सन्स को, कि टाटा का केस वो लड़ते उड़ते थे, तो उन्होंने बताया 20 लाख रुपए की फीस चार्ज किया फॉर डिफेंडिंग अ लीगल सूट इन सुप्रीम कोर्ट, है ना, कोई केस उन्होंने लड़ा था। इन दिस केस जीएसटी इज पेबल बाय द टाटा एंड सन्स एज द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। और इस केस में जीएसटी कौन देगा? टाटा एंड सन्स खुद जीएसटी देंगे, मुसाफिर सिंह को जीएसटी गवर्नमेंट को नहीं देना है। अब इसमें एक बहुत ही मजे की बात मैं आपको बता दूं, क्यों एडवोकेट्स को नहीं रखा गया है। इसका एक केस ये भी था कि अगर सपोज करो कुछ कम भी जमा करेगा एडवोकेट, ऊपर नीचे कुछ करेगा, कैलकुलेशन में कुछ एरर करेगा, फिर गवर्नमेंट कहेगी यार तुम ये चीज़ गलत की हो, तब एडवोकेट कहेगा चलो आओ केस लड़ लो, हम तो यहीं बैठे रहते हैं, क्या करना है, जैसे हेलो। सबका केस लड़ते हैं वैसे आप अपना भी केस लड़ते रहेंगे। इसीलिए हेलो। एडवोकेट की सर्विसेज को पूरी तरह से रिवर्स चार्ज में रखा गया। हाँ बोलो अमितेश। सर ये सब चीज शायद उनको ऐसा लग रहा है कि पहले पढ़ा चुके हैं। हाँ पढ़ चुके हो आप, ठीक है, ये रिवर्स है चार्ज। जीएसटी में डायरेक्ट टैक्स में पढ़े हैं। हाँ जीएस रिवर्स, जो सॉरी डायरेक्ट टैक्स। हाँ बहुत से लोग इसमें क्लास में, कई लोग हैं जो ऑलरेडी ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ रहे हैं। ठीक है, और आरसीएम जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं आरसीएम काफ़ी हद तक कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने की।
आरसीएम आप लोग पढ़े थे। आरसीएम आज मतलब clear हो गया आज मतलब आरसीएम आरसीएम अब की जो, टॉपिक जो थी। हाँ टैली में था, टैली में मैंने कवर किया था इसको, ठीक है। ओके। अब देखिए यहाँ पे सर्विसेज सप्लाइड बाय एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू अ बिजनेस एंटिटी। तो अगर कोई भी सर्विसेज अगर सप्लाई की जा रही है बाय एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू अ बिजनेस एंटिटी, तो जो भी एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है ना, वो तो भाई सर्विसेज दे रहा है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मतलब होता है जहाँ एक तरीके से कोर्ट, कोर्ट जो भी सर्विसेज देती है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, है ना। एनी बिजनेस एंटिटी को, कोई बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, तो बिजनेस एंटिटी विल पे द जीएसटी। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना भूल गया था कि सपोज करो कोई एडवोकेट किसी इंडिविजुअल का केस लड़ रहा है, मान लो तुम्हारा किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, तुम्हारा केस लड़ रहा है, तो वो एडवोकेट से तुमसे फीस लेगा और तुमको कोई जीएसटी गवर्नमेंट को देनी होनी नहीं है। तो जीएसटी वीएसटी का कोई पचड़ा ही नहीं है। जीएसटी का केस कब बनेगा, रिवर्स चार्ज कब बनेगा, जब इंडिविजुअल एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट किसका केस लड़ रही हो, बिजनेस एंटिटी का, यानी किसी कंपनी का, तब जीएसटी पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फोर्थ नंबर पॉइंट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। तो अगर कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है किसके द्वारा, बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप, कोई स्पॉन्सरशिप दी जा रही है ना, किसी भी एनी बॉडी कॉर्पोरेट या फिर फर्म्स, जैसे एनी पर्सन, एनी बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। मान लो धोनी है, धोनी का बैट मान लो कोई स्पॉन्सरशिप कर रही है, मान लो रिबॉक कंपनी स्पॉन्सरशिप करती है, तो रिबॉक कंपनी क्या करेगी, रिबॉक कंपनी भी कॉर्पोरेट है, तो जो भी स्पॉन्सरशिप कर रही है उसका जो जीएसटी वो खुद कंपनी पे कर देगी, इनको नहीं देना पड़ेगा, है ना, धोनी जी को नहीं देना पड़ेगा। या फिर सपोज करो आपने देखा है कपिल शर्मा शो आता है, या इस तरह बहुत सारे नाटक आते हैं, ड्रामा आते हैं जहाँ बहुत सारे स्पॉन्सरशिप्स होते हैं, या बहुत सारे क्रिकेट मैच खेले जाते हैं, जैसे आईपीएल खेला जाता है, उसमें वीवो आईपीएल होता है, या कोई भी इस तरह का स्पॉन्सरशिप, या पेप्सी आईपीएल होता है। तो इस केस में जो पेप्सी जो स्पॉन्सरशिप दे रही है ना, वो खुद ही जीएसटी गवर्नमेंट को, तो यहाँ पे सर्विसेज ले कौन रहे हैं, सर्विसेज वो कंपनी ले रही है, वो चाहती है मेरी कंपनी का ऐड हो, इसलिए वो स्पॉन्सरशिप लेती है, ठीक है। और स्पॉन्सरशिप देने वाला कौन है, वो पर्सन, या वो जो भी ऑर्गेनाइजर, जो भी उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो उसको सर्विसेज दे रहा है। तो यहाँ इस प्रोवाइडर को जीएसटी नहीं देनी है, जो सर्विसेज रेसिपिएंट है उसको जीएसटी देनी पड़ेगी। तो स्पॉन्सरशिप वाले पॉइंट समझ में आया सब लोग को। अब देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट, सर्विसेज सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटीज, है ना, टू अ बिजनेस एंटिटी इंक्लूडिंग द रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या स्पेसिफिक सर्विसेज। यहाँ पे डबलिंग हो गई है, चलो अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। कोई भी अगर सर्विसेज सप्लाई किया जा रहा है किसके द्वारा, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, वो किस तरह का सर्विसेज दे रहा है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, या सर कोई भी मतलब प्रॉपर्टी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, यूनियन टेरिटरी की या लोकल अथॉरिटी जो रेंट पे दे रही है। तो यहाँ सर्विस प्रोवाइडर कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, ये लोग सर्विसेज दे रहे हैं। जिस भी बिजनेस एंटिटी को वो लोग भाड़े पे या जो भी जगह दे रखे हैं, या फिर रेंट पे जो भी जगह या बिल्डिंग दे रखे हैं, तो वो जो बिजनेस एंटिटी है ना, वो खुद जीएसटी उस पर देगी गवर्नमेंट को। ये भी रिवर्स चार्ज में है। यहाँ पे काफ़ी दिक्कत है, इसको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग का ये डिस्कनेक्ट होने वाला है, तो मैं देखता हूँ इसको ठीक करने का। ओके, फिर आगे पढ़ते हैं।